अध्याय 757 जमघट। हंग्री घोस्ट भूखे प्रेत की घटना के बाद जयपुर शहर वाकई काफी शांत हो गया था। साल के अंत में श्रवण ने काफी हिम्मत दिखाते हुए एक जमघट पार्टी का आयोजन भी कर डाला। ऐसा कुछ करने का साहस तो वह इस घटना के तुरंत बाद निश्चित रूप से नहीं कर पाता। उसने पूरी सावधानी बरती थी कि वह बिल्कुल लो प्रोफाइल रहे ताकि उसका सामना किसी रहस्यमयी अलौकिक घटना से न हो, लेकिन कई बार पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद आखिरकार उसे शहर में बेझिझक घूमने की तसल्ली मिल गई थी। ये वार्षिक जमघट स्थानीय 5 सितारा होटल में आयोजित किया गया था। मेहमानों की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन वे सभी श्रवण द्वारा व्यावसायिक क्षेत्र से जोड़े गए संपर्क, रिश्तेदार और दोस्त थे। वहां भारी वित्तीय ताकत रखने वाले कंपनियों के मालिकों और अमीर परिवारों के वारिसों का एक पूरा समूह इकट्ठा था। वैसे भी श्रवण ने उन सभी लोगों को आमंत्रित किया था जिन्हें वह बुला सकता था। मूल रूप से यह पार्टी एक सप्ताह पहले होनी थी, लेकिन रोहित अपने गृहनगर गया हुआ था, इसलिए इसे कुछ समय के लिए टालना पड़ा। इन लोगों को रोके रखने के लिए श्रवण ने निश्चित रूप से अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर भी कुछ लोग और इंतजार नहीं कर सके और इस पार्टी का हिस्सा बने बिना ही जल्दी चले गए। अगर रोहित कुछ दिन और देर से आता तो शायद शामिल होने वाले लोगों की संख्या और भी कम हो जाती। आखिरकार वे सभी बड़े बिजनेसमैन थे, सिर्फ इन कुछ दिनों का इंतजार करना ही उनकी तरफ से बहुत बड़ी बात थी। बीते समय में इन सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करना पूरी तरह से असंभव होता, क्योंकि इस बार वे सभी अलौकिक घटनाओं के आकर्षण की वजह से आए थे। नहीं, बल्कि यह कहना सही होगा कि वे घोस्ट टाइप भूतिया आंख वाले रोहित की प्रसिद्धि से आकर्षित होकर आए थे। अध्यात्म और पराशक्तियों की दुनिया में वास्तविक दखल रखने वाले कई अमीर व्यवसायियों और कंपनी प्रमुखों को इन मामलों की थोड़ी बहुत समझ पहले से ही थी। पार्टी का बैंक्वेट हॉल बेहद आलीशान था। शामिल होने वाले लोग या तो अमीर थे या ऊंचे घरानों के, और इसके अलावा माहौल को और खुशनुमा बनाने के लिए श्रवण ने कुछ थर्ड और फोर्थ टियर अभिनेत्रियों के साथ साथ कुछ जानी मानी मॉडलों को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। पुरुष सूट पहने हुए थे, जबकि महिलाएं भारी मेकअप और इवनिंग गाउन में थीं, और पूरे हॉल में पियानो की मधुर धुन गूंज रही थी। भोजन उत्तम था और ड्रिंक्स सुगंधित और शानदार थीं। हर कोई अपने साथी के साथ आया था, एक दूसरे का अभिवादन कर रहा था और जान पहचान बढ़ाने के लिए बातें कर रहा था, ताकि इस अवसर का लाभ उठाकर अपने संपर्कों का विस्तार किया जा सके और भविष्य में सहयोग की संभावनाओं को तलाशा जा सके। हालांकि एक अनदेखे कोने में 2 युवक दीवार के सहारे घुटनों के बल बैठे हुए थे। उनके हाथों में कबाब की सीख स्क्यूअर्स थीं और पास ही जमीन पर जूस और ड्रिंक्स रखी हुई थीं। वे खाते पीते और बातें करते हुए अपने आसपास के माहौल से पूरी तरह अलग थलग लग रहे थे। मैंने तुमसे कहा था न, ये पार्टी काफी उबाऊ है। उन लोगों को देखो, वे बस बिजनेस की बातें करना जानते हैं। क्या तुम्हें इसमें कोई दिलचस्पी है? मुझे तो बिल्कुल नहीं है। इससे अच्छा तो मैं कंपनी वापस जाकर कंप्यूटर पर गेम खेल लेता, केशव ने शिकायत की। एक अरबपति का बेटा होने के बावजूद उसका सादगी भरा स्वभाव जरा भी नहीं बदला था। ये वाकई हैरानी की बात थी कि श्रवण ने केशव की परवरिश कैसे की थी। उसे एक साधारण परिवार के बच्चे की तरह रखा, बिना किसी विशेष देखरेख या लाड़ प्यार के। उस एलीट उच्च स्तरीय शिक्षा का क्या हुआ जिसका वादा किया गया था? वह तो यहाँ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। रोहित भाई, तुम क्या देख रहे हो? तुम कुछ देर से लगातार उस फोटो को घूर रहे हो, केशव ने उत्सुकता से पास आकर झांका। कुछ नहीं, ये कुछ जानकारी है जो चिराग ने मुझे कल दी थी, रोहित ने अपने हाथ की फोटो को देखते हुए थोड़े संशय से कहा। फोटो पर लिखा पता था जानशे रोड, नंबर 869, दहान सिटी। उसमें वहां के कोऑर्डिनेट्स, भौगोलिक निर्देशांक भी दिखाई दे रहे थे। ये बिल्कुल वही कोऑर्डिनेट था जिसकी जांच करने के लिए रोहित ने चिराग से कहा था। लेकिन उस जगह का पता लगाना काफी उलझन भरा साबित हुआ। ये वैसी कोई डरावनी जगह नहीं थी जैसी कोई कल्पना कर सकता है। नहीं, यह कोई पुराना घर या बंजर जमीन थी, बल्कि 6 या 7 मंजिला एक लावारिस, अधूरी बनी इमारत थी। इसकी बनावट को देखकर लगता था कि यह कोई शॉपिंग सेंटर या ऑफिस बिल्डिंग बनने वाली थी, लेकिन ये कभी पूरी नहीं हो सकी और एक खंडहर बन गई। अब वहां सिर्फ एक खाली ढांचा बचा था जो जंगली घास से घिरा हुआ था और उसे चारों तरफ से बाड़ लगाकर सील कर दिया गया था। ऐसी परित्यक्त इमारतें काफ़ी आम होती हैं, हर शहर में ऐसी जगहें मिल जाती हैं। यहाँ तक कि चहल पहल वाली सड़कों पर भी कभी कभी 1-2 ऐसी इमारतें दिख जाती हैं। रोहित ने ऊपर लिखे विवरण को पढ़ा। इस जमीन को 1 दशक से भी पहले एक व्यवसायी ने खरीदा था, जिसने फिर दूसरों के साथ साझेदारी में वहां एक होटल बनाने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही निर्माण शुरू हुआ, वहां एक दुर्घटना हो गई और उसके बाद उस व्यवसायी ने ये संपत्ति बेच दी।
इस जगह को दूसरे व्यक्ति ने अपने हाथ में लिया और निर्माण कार्य जारी रखा, लेकिन केवल नींव और पहली मंजिल पूरी होने के बाद उस मालिक का निधन हो गया। फिर उस निर्माण स्थल की नीलामी की गई और तीसरे मालिक ने इसे खरीदकर काम आगे बढ़ाया। हालांकि जब तीसरी या चौथी मंजिल बन रही थी, तब वह मालिक वित्तीय संकट में फंस गया और दिवालिया हो गया। वह जमीन लगातार नए हाथों में जाती रही और आखिरकार वह जगह एक खंडहर बनकर रह गई। अब ये दहान सिटी के एक बैंक के स्वामित्व में थी, लेकिन बैंक खुद दिवालिया हो चुका था, इसलिए ये जगह अब तक ऐसे ही बेकार पड़ी थी। वहाँ निश्चित रूप से कोई भूत है, वह जगह पक्का भूतिया है। रोहित भाई, तुम्हें वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, केशव ने फोटो में दिख रही खंडहर इमारत की तरफ इशारा करते हुए कहा। रोहित ने जवाब दिया, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वह जगह भूतिया है? ये दिखने में बहुत सामान्य लग रही है और पास में कई आवासीय इमारतें भी हैं। दुकानों से यह महज कुछ ही मीटर की दूरी पर है। अगर यह भूतिया होती तो वे लोग अब तक मारे जा चुके होते, क्या वे वहां रह पाते? उसका ध्यान सिर्फ तस्वीर पर नहीं था, वह आसपास के परिवेश का भी निरीक्षण कर रहा था। वह इलाका भारी ट्रैफिक से गुलजार था, जो साफ तौर पर एक व्यस्त क्षेत्र लग रहा था। बिल्कुल, वह भूतिया ही है। इतनी अच्छी लोकेशन पर अगर मैं होता तो एक टावर खड़ा करता, उसे बेचता और कम से कम करोड़ों का मुनाफा कमाता। अगर इतनी अच्छी जमीन अब तक बेकार पड़ी है तो इसका मतलब है कि वहां पक्का भूत है, केशव ने दावा किया। लगभग सभी लावारिस इमारतें भूतिया होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारा पिछला मोहल्ला था। अगर तुम न होते रोहित भाई, तो वह भी लगभग एक खंडहर ही बन जाता, है न? उद्धरण चिन्ह ... तुम्हारे तर्क करने का तरीका वाकई लाजवाब है, रोहित हैरान रह गया। हालांकि केशव की बातें पूरी तरह निराधार नहीं थीं। ये जगह डोर नॉकिंग घोस्ट, दरवाजा खटखटाने वाले भूत के बताए गए कोऑर्डिनेट बिंदु पर थी, इसलिए यह निश्चित रूप से सामान्य नहीं थी। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आम लोग नहीं ढूंढ पाते, लेकिन घोस्ट हैंडलर्स, भूतों को काबू करने वाले, उन्हें भांप सकते हैं। बिल्कुल, मेरा तर्क हमेशा ठोस और सही होता है, केशव ने बिना किसी झिझक के अपनी तारीफ की। अरे, आप दोनों हैंडसम लड़के यहाँ कोने में घुटने टेक कर क्या कर रहे हैं? पार्टी में शामिल नहीं होना क्या? तभी हॉल में घूम रही एक खूबसूरत महिला की नज़र कोने में बैठे इन दोनों लोगों पर पड़ी। शायद उत्सुकतावश या इसलिए कि उसे कोई और नहीं मिला, वह मुस्कुराती हुई उनके पास आए और उनका अभिवादन किया। पार्टी में शामिल नहीं होने से आपका क्या मतलब है? क्या आप देख नहीं सकती कि आप पहले से ही इसका हिस्सा हैं? केशव ने अपने हाथ की सीख को हिलाते हुए कहा। इस पर रोहित ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और तब उसकी नज़र काले रंग की हाई हील्स और लंबी खूबसूरत टांगों पर पड़ी। साफ तौर पर उस महिला का फिगर बहुत अच्छा था, लेकिन उसके चेहरे पर भारी मेकअप था। वह सुंदर लग रही थी, लेकिन बिना मेकअप के वह कैसी दिखेगी यह कहना मुश्किल था। हालांकि उसने अंदाजा लगाया कि वह शायद कोई असाधारण रूप से सुंदर नहीं होगी। मेरा नाम करीना कपूर है, आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा, महिला ने शालीनता से मुस्कुराते हुए हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ दोनों हाथों से बंदूक चलाने वाला ड्यूल वील्डिंग गनस्लिंगर अविला अहवेई, और यह है। केशव एक पल के लिए रुका, खड़ा हुआ और बहुत औपचारिक होते हुए उससे हाथ मिलाया। रोहित भी जल्दी से खड़ा हो गया और उसने हाथ मिलाते हुए कहा, जयपुर का घोस्ट कैचर, भूत पकड़ने वाला शाओ यांग। आपसे मिलकर अच्छा लगा अहवेई। करीना कपूर तुरंत मुस्कुराई, लेकिन ये घोस्ट कैचर शाओ यांग वाली क्या बात है? क्या यहाँ भूत हैं? बिल्कुल हैं, सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि काफी सारे हैं, केशव ने कहा। कहाँ? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा, करीना कपूर ने कहा। रोहित ने जवाब दिया, मैंने उन सभी को पकड़ लिया है, इसलिए निश्चित रूप से आप उन्हें अभी नहीं देख सकती। ओह, अच्छा ऐसा है। फिर तो आप वाकई कमाल के होंगे। करीना कपूर हंस पड़ी, मन ही मन सोचने लगी कि ये दोनों जरूर कोई बेवकूफ़ हैं। इस तरह की हाई एंड पार्टी में ये दो अजीब प्राणी कहाँ से आ गए? पार्टी में शामिल न होना एक बात है, लेकिन कोने में बैठकर कबाब की सीखें खाना। उसे खुद भी उन पर तरस आ रहा था कि वह उनसे बात करने आ गई, जो कि पूरी तरह से बेवकूफ़ी थी। फिर आप दोनों अपने खाने का आनंद लीजिए, मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। अलविदा अवेई, बाय बाय शाओ यांग, करीना कपूर ने अपना समय बर्बाद न करते हुए कहा। फिर भी उसने अपना शालीन व्यवहार बनाए रखा, मुस्कुराए, हाथ हिलाया और मुड़कर चली गई। मुझे लगा कि वह भी कुछ कबाब खाना चाहती है, उसने तो मुझे एक पल के लिए डरा ही दिया था। आखिरकार मास्टर ने ज्यादा तैयारी नहीं की थी, बस 2 या 3 लोगों के लायक ही था, केशव ने माथे पर बल लाते हुए कहा। रोहित ने भी कहा, मुझे लगा कि वह मुझसे किसी काम के सिलसिले में मिलने आई है। उसने मुझे भी डरा दिया था। चलो
जारी रखते हैं। बिल्कुल। दोनों पुरुष वापस कोने में घुटनों के बल बैठ गए, कबाब खाने लगे और अपनी पुरानी बातचीत को आगे बढ़ाने लगे। हे, वहाँ वे दोनों कौन हैं? वे काफ़ी अनोखे लग रहे हैं। करीना कपूर जब लौट रही थी तो पार्टी में शामिल एक अन्य महिला ने उसके पास आकर फुसफुसाया, क्या वे किसी बड़े बिजनेसमैन के बिगड़े हुए बच्चे हैं? ज़रा मेरी उनसे पहचान तो करवाओ। अमीर बच्चे? बिल्कुल नहीं, वे बस दो लूज़र नाकामयाब लोग हैं जो कोने में बैठकर कबाब खा रहे हैं। पूरी तरह से बेकार हैं, उनके बारे में भूल जाओ, वे सिर्फ बेवकूफ़ हैं। करीना कपूर ने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा। ही, मुझे यकीन नहीं होता। मैंने इस पार्टी में आए लगभग सभी मेहमानों को जान लिया है। यहाँ सभी पुरुष या तो अमीर हैं या ऊंचे घरानों के। उम्रदराज लोग बॉस हैं और युवा अमीर दूसरी पीढ़ी के हैं। वेटर्स को छोड़कर दूसरी सुंदरी ने कहा, क्या तुम उन दोनों को अकेले ही अपने पास रखना चाहती हो? ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो खुद जाकर उनसे बात कर लो, करीना कपूर ने बेपरवाही से कहा। तो फिर मैं पीछे नहीं हटूंगी, उस सुंदरी ने हंसते हुए कहा। हालांकि आलिया ने कुछ ही दूरी से इस नज़ारे को देख लिया था। आज आलिया ने भी एक इवनिंग गाउन पहना हुआ था। वह बेहद करीने से तैयार हुई थी, आकर्षक और छरहरी लग रही थी, यहाँ तक कि वह खुद अपने रूप पर मोहित हो रही थी। धत्तेरे की, उनकी इतनी हिम्मत कि वे मेरे रोहित से बात करने चली गईं। वह बदतमीज औरत क्या करना चाहती है? मेरे पति को रिझाना चाहती है। छी, बेशर्म। नहीं, मुझे वहां जाकर पहरा देना होगा। मैं निश्चित रूप से किसी और को रोहित के आसपास मंडराने नहीं दे सकती। ईर्ष्या के मारे उसके गाल फूल गए और वह एक पक्के हक जताने वाली प्रेमिका की तरह उस तरफ बढ़ गई। वैसे, तुम्हें दोनों हाथों से बंदूक चलाने वाले की यह पहचान कब से मिल गई? रोहित ने अचानक पूछा। केशव ने आसपास देखा और फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, लेकिन भले ही मैं दिन में सिर्फ एक मैनेजर हूँ, मैं अक्सर रात में अच्छे काम करने के लिए बाहर निकलता हूँ, शहर की व्यवस्था बनाए रखता हूँ। जैसा कि तुम जानते हो, इतने बड़े शहर में जब तुम आसपास नहीं होते तो सब कुछ मेरे भरोसे ही होता है। दिन में कंपनी संभालना और रात में दोनों हाथों से बंदूक चलाने वाला बनकर तुम्हारी तरफ से शहर की रक्षा करना। शुक्र है कि मैं काफ़ी मजबूत हूँ और इस कठिनाई को सहन कर सकता हूँ। ये कहने के बाद उसने रोहित के कंधे पर हाथ थपथपाया, मानो कह रहा हो, सब मुझ पर छोड़ दो। तुम वाकई बहुत व्यस्त रहते हो। रोहित ने उसे देखा, समझ नहीं आया कि आगे क्या कहे। वह बस रात में बंदूकों से खेलने का एक बहाना चाहता था। लेकिन उसी पल रोहित के चेहरे के भाव बदल गए क्योंकि उसने कुछ महसूस किया। उसने प्रवेश द्वार की तरफ देखा। कोई अंदर आ रहा था। लोगों का एक पूरा समूह था, लेकिन उस भीड़ के बीच एक बिल्कुल अलग आभा ऑरा थी। वह था एक घोस्ट कैचर, भूत पकड़ने वाला। रोहित ने इसे महसूस कर लिया था। उसकी घोस्ट आई से एक संकेत मिला था, हालांकि वह बहुत तीव्र नहीं था, जिससे पता चलता था कि खतरा बहुत बड़ा नहीं था। क्या इस पार्टी में वाकई दूसरे घोस्ट कैचर्स को भी आमंत्रित किया गया था? इस बारे में सोचने पर लगा कि यह संभव था। आखिरकार घोस्ट कैचर्स के लिए पैसे कमाना और खुद बॉस बन जाना कोई अनसुनी बात नहीं थी। अध्याय 758 अचानक आगमन। रोहित ने एक असामान्य आभा महसूस की और बैंक्वेट हॉल के निकास द्वार की तरफ देखा। मुख्य दरवाजों से लोगों का एक समूह अंदर आया, जो दिखने में इसी जमघट के लिए आए मेहमान लग रहे थे और सभी ने शानदार सूट पहन रखे थे। उनका नेतृत्व 40 की उम्र का एक व्यक्ति कर रहा था, जो थोड़ा भारी शरीर का था। बिजनेस सूट में फिट वह व्यक्ति अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान लिए हुए था, जिससे एक अनुभवी कार्यकारी एग्जीक्यूटिव की झलक मिल रही थी। उसकी इस मुस्कान से अत्यधिक दबदबे और अहंकार का आभास हो रहा था। हा, अध्यक्ष श्रवण, आधे साल में आप बिल्कुल नहीं बदले, कैसा चल रहा है सब? आपको गुवानजियांग रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स परियोजना में घाटा तो हुआ ही होगा, है ना? मैं यहाँ आते समय वहाँ से गुजरा था। बहुत सी इमारतें खाली पड़ी हैं और बिक्री कार्यालय भी बंद हैं। मैंने सुना है कि आप एक नई कंपनी शुरू कर रहे हैं और निवेशकों की तलाश में हैं, इसलिए मैंने यहाँ आने की गुस्ताखी कर दी। मुझे उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगा होगा। ये कार्यकारी श्रवण को पहले से जानता था और उसने अंदर आते ही ठहाका लगाते हुए यह बात कही। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि कौन उसकी बातें सुन रहा है। अध्यक्ष खुर्शीद। भीड़ के बीच खड़े श्रवण ने शैंपेन का अपना ग्लास नीचे रखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, वाकई बहुत लंबा समय हो गया। अध्यक्ष खुर्शीद, पिछले 6 महीनों से आप कहाँ निवेश कर रहे हैं? हमारा ज़्यादा संपर्क नहीं रह पाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आज यहाँ आने में रुचि दिखाएंगे। क्या बात है, आज तो बड़े दुर्लभ मेहमान आए हैं। उसने भी शालीनता से उनका स्वागत किया।
श्रवण ने पहले अध्यक्ष खुर्शीद और एक अन्य बॉस के साथ मिलकर गुवानजियांग रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स परियोजना में निवेश किया था। यह एक बेहद मुनाफे का सौदा होने वाला था, लेकिन एक अलौकिक घटना भूतिया साय के कारण निर्माण स्थल का काम बंद हो गया था। बाद में रोहित से डरे हुए उन लोगों ने तुरंत इस प्रोजेक्ट को सबसे कम कीमत पर श्रवण के नाम ट्रांसफर कर दिया और अपने पैसे लेकर वहां से हट गए। अगर पीछे मुड़कर देखा जाए तो अध्यक्ष खुर्शीद को वास्तव में कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने कुछ कमाया भी नहीं था। उस समय रोहित ने जो किया वह शायद पूरी तरह सही न लगे, लेकिन उसमें कोई खराबी भी नहीं थी। भले ही उसे बिना कुछ किए 50% की हिस्सेदारी मिल गई थी, लेकिन उसने उस अलौकिक घटना को भी सुलझाया था। अन्यथा श्रवण और अध्यक्ष खुर्शीद दोनों ही दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाते। भूतिया जगहों को निस्संदेह शहर के अधिकारियों द्वारा सील कर दिया जाता है। उन अपार्टमेंट्स को बेचने में तो दिक्कत आती ही, लोग उस इलाके में कदम रखने के बारे में भी नहीं सोचते। हाल ही में अध्यक्ष श्रवण, क्या आपको कोई वित्तीय परेशानी का सामना करना पड़ा है? अगर आपको मदद की जरूरत हो तो बस एक बार कह दीजिए, अध्यक्ष खुर्शीद ने मुस्कुराते हुए पास आकर कहा। श्रवण ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर अध्यक्ष खुर्शीद मदद का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। बेशक, अगर कोई असुविधा हो तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, लेकिन कृपया कोई गलतफहमी न पालें अध्यक्ष खुर्शीद, भले ही मैं इस महफिल की मेजबानी कर रहा हूं, लेकिन असली मुख्य किरदार में नहीं हूं। मैं तो बस यहां अपना समर्थन देने के लिए हूं। ओह, ऐसा है क्या? अध्यक्ष खुर्शीद हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह जमघट श्रवण द्वारा नहीं बल्कि किसी और के लिए आयोजित किया गया था। जयपुर शहर में ऐसा कौन सा प्रभावशाली व्यक्ति आ गया जिसकी चापलूसी करने की जरूरत श्रवण को भी महसूस होने लगी। आप मेरी टांग तो नहीं खींच रहे हैं ना? अध्यक्ष खुर्शीद को संदेह हुआ। मैंने सुना है कि आपकी संपत्ति बिल्कुल नहीं बिक रही है। शर्माने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि हमारा कैसा रिश्ता है। अगर मैं आपकी मदद कर सकता हूं तो निश्चित रूप से करूंगा। उन्हें लगा कि श्रवण ये बात बताने में शर्म महसूस कर रहा है और इसे एक बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। श्रवण बस मुस्कुराया और उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या उसके पास पैसों की कमी होगी? जब से उसने रोहित के साथ साझेदारी की थी, उसकी कंपनी बिना किसी मेहनत के फल फूल रही थी। गुवानजियांग रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट सतह पर भले ही न बिका हुआ दिख रहा था, लेकिन वास्तव में सभी इकाइयां फ्लैट्स गुप्त रूप से उन लोगों को पहले ही बेची जा चुकी थीं जिन्हें वह बमुश्किल जानता था। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति या तो अमीर था या ऊंचे घराने का, जिसने शायद कोई अफवाह सुनी थी। उन्होंने बिना पलक झपकाए करोड़ों या अरबों की संपत्तियां खरीद ली थीं। इसलिए जहां वह आवासीय परिसर सुनसान दिखाई देता था, वहीं वह पहले ही तिजोरी में बदल चुका था। यदि रोहित जयपुर शहर का सबसे अमीर आदमी होता तो उसका स्थान दूसरे नंबर पर होता। फिर भी आजकल केवल पैसा होना ही काफ़ी नहीं है, आपके पास संपर्क भी होने चाहिए। इस जमघट का उद्देश्य, जो ऊपरी तौर पर निवेश आकर्षित करने के लिए था, वास्तव में रोहित की कंपनी के नेटवर्क का विस्तार करना था, जिससे भविष्य के व्यावसायिक सहयोग और रणनीतिक योजना को सुगम बनाया जा सके। कुछ चीज़ें अकेले हासिल नहीं की जा सकती, संगठन में ही शक्ति है। जब दोनों बात कर रहे थे, तभी सूट पहने एक 30 वर्षीय व्यक्ति ने, जो किसी बॉडीगार्ड की तरह लग रहा था, अचानक हॉल के एक कोने की तरफ देखा। हालांकि भीड़ के कारण उसका रास्ता बाधित था, इसलिए वह रोहित को कोने में बैठकर कबाब खाते हुए नहीं देख सका। लेकिन इससे उसे वहां किसी अकथनीय डरावनी चीज का एहसास होने से कोई नहीं रोक पाया। घोस्ट कंट्रोलर, प्रेत नियंत्रक। सूट पहने उस 30 वर्षीय व्यक्ति ने एक पल के लिए संकोच किया और फिर तेजी से उसी दिशा में बढ़ गया। वह अपने रास्ते में आने वाले लोगों से बिल्कुल बेखबर था। किसी के लिए एक तरफ हटने के बजाय वह रास्ते को रोकने वाले मेहमानों से टकराता हुआ जा रहा था। इसे क्या हो गया है? एक महिला चिल्लाई, जो लगभग जमीन पर गिरने ही वाली थी। एक अन्य कार्यकारी को इतनी जोर से टक्कर लगी कि वह फर्श पर गिर पड़ा और गुस्से में गालियां देने लगा। धत्तेरे की, ये कौन है? अरे, आप इतने बदतमीज कैसे हो सकते हैं? पहले वाली महिला, करीना कपूर ने नाखुश होते हुए आवाज दी। लेकिन वह व्यक्ति अपने रास्ते पर ऐसे बढ़ता रहा मानो उसने कुछ सुना ही न हो। यह आदमी कौन है? क्या उसने ये जानबूझकर किया? करीना कपूर उसे इस तरह रास्ता बनाते हुए देखकर काफी चिढ़ गई थी। एक अच्छे खासे जमघट को कुछ बेहद असामान्य लोग परेशान कर रहे थे, जो ये भी नहीं देख रहे थे कि वे कहाँ जा रहे हैं। रोहित, उस औरत ने अभी तुमसे क्या कहा? क्या उसने तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर मांगा? उसे देने की हिम्मत मत करना। इस तरह की औरतें देखने से ही पता चल जाती हैं कि वे किसी अच्छे इरादे से नहीं आई हैं। आलिया ने रोहित के सामने एक प्यारी सी ड्रेस में खड़े होकर कहा। उसका चेहरा ईर्ष्या से फूला हुआ था।
इसके अलावा वह मुझसे ज़्यादा सुंदर भी नहीं है। उसे तुम्हें नहीं देखना चाहिए, बल्कि तुम्हें मुझे देखना चाहिए। उसका दिल घबरा रहा था, उसे डर था कि कोई रोहित को उससे छीन न ले। वह बस मुझसे नमस्ते कर रही थी, इतनी चिंता मत करो, रोहित ने सहजता से जवाब दिया। वैसे भी, क्या तुम हर दिन मेरे साथ नहीं बिताती हो? और तुम जानती हो, औरतों में मेरी कोई खास दिलचस्पी नहीं है। जैसे ही ये शब्द कहे गए, केशव ने आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी कर लीं और फिर चुपचाप एक तरफ खिसक गया, खुद को थोड़ा दूर कर लिया। और बड़ी बहन मानसी के बारे में क्या? आलिया ने अपने होंठ सिकुड़ते हुए फुसफुसा कर पूछा। इंसान को उन चीज़ों को भी आजमाना पड़ता है जो उसने पहले कभी नहीं आजमाई, ये देखने के लिए कि क्या वह अब भी एक सामान्य पुरुष है, रोहित ने बेहद शांति से कहा। उसने इस विषय से बचने की जरा भी कोशिश नहीं की। केशव ने सिर हिलाया, उसका चेहरा एक संतुष्ट मुस्कान से खिल उठा और फिर वह वापस पास आ गया। उस पर आलिया ने एक चंचल मुस्कान के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो फिर यहाँ बैठकर खाते मत रहो, मुझे पार्टी में ले चलो, ठीक है? मैं उन फालतू लोगों से बातें नहीं करना चाहती, उन्हें देखना भी घिनौना लगता है। मैं तुम्हारी औरत हूँ, और ऐसे समय में तुम्हें मुझे अपनी बाहों में लेकर घूमना चाहिए। उसने अपनी इच्छाओं को बिल्कुल नहीं छुपाया, वह साहसी और उत्साही बन रही थी। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो शुरुआत से ही वहां थी और जिसने रोहित को इस शहर के शिखर पर पहुंचते देखा था। वह थोड़े बहुत पैसों वाले आम संकीर्ण सोच वाले पुरुषों की परवाह क्यों करे? वे उसकी एक नज़र के काबिल भी कैसे हो सकते थे? ये दो अलग अलग प्रजातियों के बीच के अंतर जैसा था। कोई आश्चर्य नहीं कि प्राचीन काल की सुंदरियां किसी अमीर व्यापारी की पत्नी बनने के बजाय किसी सम्राट की संगिनी बनना पसंद करती थीं। आलिया को भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। वह बहुत गहराई में डूब चुकी थी। रोहित ने अपना सिर उठाकर उसे देखा, उसका चेहरा हमेशा की तरह भावहीन था, ठंडा और उदासीन। उसकी नज़र एक ठहरे हुए तालाब जैसी थी, जिसमें कोई हलचल नहीं थी। फिर भी उसने हाथ बढ़ाया और आलिया की कलाई पकड़ ली। इससे पहले कि आलिया कुछ समझ पाती, उसे रोहित की तरफ से एक अचानक और जोरदार झटका महसूस हुआ और उसका शरीर बाहर की तरफ हवा में लहरा गया। वह आगे की ओर लड़खड़ा गई। हे भगवान! वह रोने रोने को हो गई। उसका बॉयफ्रेंड कितना अविश्वसनीय था। हवा में ही आलिया गोल घूम गई और अपने नितंबों के बल नीचे गिरी। दर्द के मारे उसकी सांसें थम सी गईं। उसे मत छूना, वरना मैं खुद को तुम्हारी जान लेने से रोक नहीं पाऊंगा। रोहित की आवाज़ बिल्कुल बर्फीली थी। वह सूट पहने उस व्यक्ति को घूर रहा था जो अचानक आलिया के पीछे प्रकट हुआ था। सूट पहने वह व्यक्ति भी पूरी तरह भावहीन था। उसने अभी अभी अपना हाथ उठाया था, जिसका इरादा उसका रास्ता रोकने वाली आलिया को एक तरफ धकेलने का था, लेकिन रोहित ने उसे पहले ही भांप लिया। धत, मुसीबत ढूंढ रहा है। केशव की आंखें तुरंत खुलीं और उसने पलक झपकते ही अपने हाथ की सीख को फेंक दिया। क्लिक, धातु के टकराने की आवाज़ गूंजी क्योंकि गोलियां तुरंत चैम्बर में लोड हो चुकी थीं। केशव अविश्वसनीय रूप से तेज गति से खड़ा हुआ। उसके हाथों ने कुशलता से दो सोने की बंदूकों को संभाल लिया। एक बंदूक उस आदमी के माथे पर तनी थी और दूसरी उसकी छाती पर। उसकी उंगलियां पहले से ही ट्रिगर पर थीं, जो किसी भी क्षण फायर करने और पूरे हॉल को गोलियों की आवाज़ से गूंजने के लिए तैयार थीं। और इसमें कोई संदेह नहीं था कि उस व्यक्ति का सिर उड़ जाता और उसकी छाती गोलियों से छलनी हो जाती। तुम जयपुर शहर के प्रभारी हो, जिसे तथाकथित घोस्ट आए रोहित कहा जाता है? बिना किसी भावना के सूट पहने उस व्यक्ति ने पूछा। उसने अपनी नज़रें थोड़ी देर के लिए केशव पर डाली और फिर वापस रोहित पर टिका दीं। वह एक आम इंसान से जरा भी विचलित नहीं लग रहा था, भले ही बंदूकें विशेष थीं। तो तुम ही इस महफिल के असली आयोजक हो? रोहित भी शांति से खड़ा हो गया। मैं आज अच्छे मूड में हूँ, जान लेने के मूड में नहीं हूँ। इसलिए अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो पीछे हट जाओ। यहाँ किसी भी कीमत पर कोई तमाशा शुरू मत करना। मेरा नाम वांग हान है। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था, बस तुमसे जान पहचान बढ़ाना चाहता था, उस व्यक्ति ने भावहीन होकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। रोहित ने बदले में अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अगर तुम मुझसे जान पहचान बढ़ाना चाहते थे तो यह उसका सही तरीका नहीं है। तरीका? क्या तुम्हारा मतलब उस तरीके से है जिससे मैं अभी यहाँ आया हूँ? हमें आम लोगों को कोई सम्मान दिखाने की आवश्यकता कब से होने लगी? अगर वे चू भी करने की हिम्मत करें तो बस उन्हें कुचल दो, वांग हान ने कहा। उसका लहजा इतना सपाट था मानो वह किसी मामूली बात पर चर्चा कर रहा हो। वह स्पष्ट रूप से ऐसे कामों का आदी लग रहा था। जीवन के प्रति यह उपेक्षा, यहाँ तक कि लापरवाही से जान लेने का यह इरादा किसी की भी रीढ़ में सिहरन पैदा कर सकता था। भले ही उसमें एक जीवित व्यक्ति की चेतना बची हुई थी, लेकिन अब उसमें भावनाएं नहीं थीं।
या शायद उसका दृष्टिकोण पहले ही बदल चुका था, जो धीरे धीरे खुद को मानवता के दायरे से दूर ले जा रहा था। तुम्हारी बात में कुछ दम है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम मेरी सरजमी पर ये शब्द बोलो, खासकर मेरे सामने। रोहित ने जमीन की तरफ इशारा किया। घुटने टेको और माफी मांगो, को वटो करो और हम आज की बात यही रफा दफा कर देंगे। मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, या मुझसे मिलने के लिए तुम्हारा क्या इरादा है। वैसे भी तुम मेरे लोगों को इंसान नहीं समझते, इसलिए मैं भी तुम्हें इंसान नहीं समझूंगा। चूंकि तुम अब इंसान नहीं रहे, तो घुटने टेकने में तुम्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे ही उसने ये कहा, उसके माथे पर मौजूद घोस्ट आई भूतिया आंख खुल गई। अध्याय 759 जमघट में परीक्षा। आलिया को इतना तेज दर्द हो रहा था कि वह अपने नितंबों को सहलाने लगी। अगर हाल ही में उसका वजन थोड़ा ना बढ़ा होता, तो शायद उसकी हड्डियां ही टूट जातीं। रोहित आखिर कर क्या रहा था। एक दूसरे को हमेशा प्यार करने के वादे का क्या हुआ। हमेशा उसे ही चोट क्यों लगती थी। पिछली बार उसने सपना देखा था कि रोहित ने सपने में उसे चाकू मार दिया और वह मरते मरते बची थी। इससे पहले कि उसे शिकायत करने का मौका मिलता, आलिया की आंखें अचानक फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस पल उसे एहसास हुआ कि जहां वह अभी खड़ी थी, वहां अचानक कहीं से कोई प्रकट हो गया था। सूट पहने हुए एक व्यक्ति, जो दिखने में तो साफ सुथरा था, लेकिन उसका रंग सुन्ना और कुछ हद तक डरावना था। इसके अलावा उसने अपने पास केशव को देखा, जो उन दोनों बंदूकों को बाहर निकाल रहा था जिन्हें वह हमेशा अपने पास रखता था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो। कुछ गड़बड़ है। आलिया जल्दी से खड़ी हुई और सहज रूप से रोहित के पीछे छिप गई। भले ही वह तुरंत प्रतिक्रिया न दे पाए, लेकिन वह मूर्ख नहीं थी। खतरा उसके सामने खड़े उस अजनबी से था, जिसे उसने मान लिया कि वह कोई घोस्ट डोमेन कंट्रोलर होगा, यानी रोहित द्वारा बताए गए अलौकिक जगत सुपरनेचुरल शकल का ही कोई व्यक्ति। आलिया ऐसे व्यक्ति से पंगा लेने की हिम्मत कभी नहीं करती, क्योंकि हर कोई रोहित जैसा नहीं था जो उसकी रक्षा करे। इनमें से अधिकांश लोगों में कोई भावनाएं नहीं होती थीं और वे किसी बात पर असहमति होने पर सचमुच जान ले सकते थे। ओह, तुम चाहते हो कि मैं घुटने टेकूं और अपना सिर झुकाऊं। वांग हान के नाम से जाने जाने वाले उस व्यक्ति ने किसी तरह एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। एक औरत के लिए ऐसी औरतें तो सड़कों पर भरपूर मिल जाती हैं। अगर तुम्हें पसंद हो तो यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हें 1 दर्जन या 20 ऐसी औरतें भिजवा सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ तुमसे जान पहचान बढ़ाने आया हूँ और मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। और तुम्हें सचमुच लगता है कि मेरी अभी की हरकत एक उकसावा थी। रोहित, तुमने जो कारनामे किए हैं, उन्हें देखकर मुझे लगा था कि तुम भी मेरे जैसे ही इंसान हो। तुमने एक पूरे सोशल सर्कल का सफाया कर दिया, मुख्यालय के खिलाफ हो गए। तुम्हें कभी उनकी परवाह नहीं थी। इंसान को तो अपने पाले हुए कुत्ते से भी लगाव हो जाता है, फिर उस इंसान की तो बात ही अलग है जो इतने समय से साथ रहा हो। रोहित का चेहरा बिल्कुल ठंडा रहा। तुम बहुत गहराई तक भ्रष्ट हो चुके हो, यहाँ तक कि तुम्हारी धारणाएं भी बदल रही हैं। वह भले ही कठोर दिल का हो और बिना पलक झपकाए किसी की जान ले सकता हो, लेकिन वह ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसने अब भी जीवित इंसानों वाली धारणाओं को थाम रखा था। अगर वह भी बदल गई, तो फिर इंसानी चेतना होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह पूरी तरह से एक बाहरी जीव, अजनबी बन जाएगा। तो तुम अपने इस कुत्ते की रक्षा करना चाहते हो। वांग हान ने आलिया की तरफ देखा। आलिया की रीढ़ में अचानक सिहरन दौड़ गई और उसने डरकर अपनी गर्दन सिकोड़ ली। साथ ही वह मन ही मन आक्रोश से भर उठी। धत तेरे की, उसने मुझे कुत्ता कहा। रोहित, तुम बाद में इसे पक्का मजा चखाना। बहुत बातें हो गईं, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। या तो तुम घुटने टेक कर माफी मांगो, या फिर हम लड़ते हैं। दोनों बातें एक ही हैं। मैं बातों में अच्छा नहीं हूं, इसलिए अपनी सांस बर्बाद नहीं करना चाहता, रोहित ने हाथ हिलाकर इशारा करते हुए कहा। वांग हान ने रोहित को घूरा। उसके चेहरे के भाव गहरे और गंभीर हो गए। दबंग, अहंकारी, घमंडी नहीं, यह उससे कहीं बढ़कर एक तिरस्कार की भावना थी। वह किसी को भी अपने बराबर नहीं समझता था। रोहित के बारे में उसकी यही पहली धारणा थी। टस्क टस्क, उसी पल किसी व्यवधान के कारण हॉल की लाइटें टिमटिमाती हुई प्रतीत हुईं। बिजली के कट की आवाज़ सुनाई दी और आसपास की रोशनी इस तरह कांपने लगी मानो वह किसी भी क्षण अंधेरे में डूब जाएगी। कई लोगों ने सहज रूप से ऊपर देखा। क्या बिजली गुल होने वाली थी? ज़्यादातर लोगों ने यही सोचा, लेकिन श्रवण, जो अध्यक्ष खुर्शीद से बातचीत कर रहा था, उसने अचानक रोहित की दिशा में देखा, ये सोचते हुए कि क्या कुछ हुआ है। फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया। श्रवण ने देखा कि केशव वास्तव में सूट पहने एक अजनबी पर बंदूक ताने खड़ा था।
वह व्यक्ति मेहमानों की सूची में नहीं था और उसे अध्यक्ष खुर्शीद का समूह अपने साथ लेकर आया था। मुझे उम्मीद है कि कुछ गलत नहीं होगा। श्रवण का दिल जोर से धड़का और वह तनाव महसूस किए बिना नहीं रह सका। रोहित भाई, इस आदमी के मुंह मत लगो। मुझे इसे गोली मार देने दो। ये बहुत घमंडी है। जब तक इसे अच्छी मार नहीं पड़ेगी तब तक इसे दुनियादारी के खतरों का पता नहीं चलेगा, केशव ने एक बार के लिए बेहद गंभीर होते हुए कहा। वांदहान हंसा। मुझे गोली मार दोगे? तुम्हारे हाथ में मौजूद इस बंदूक से? हालांकि तुम लोगों के लिए यह चीज़ काफ़ी अच्छी है, लेकिन मेरे लिए यह अभी भी पूरी तरह पर्याप्त नहीं है। धड़ाम, बैंग। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक एक गोली चलने की आवाज़ गूंजी। वांदहान का सिर पीछे की तरफ झटका खा गया। गोली लगने से उसका शरीर लड़खड़ा गया और भारी जड़त्व इनर्शिया के कारण वह लगभग जमीन पर गिरने ही वाला था। हालांकि एक ऐसे कोण पर झुकने के बाद जहां संतुलन बनाना लगभग असंभव लग रहा था, उसका शरीर झटके से रुक गया। फिर उसने धीरे धीरे खुद को सीधा किया और अपने उठे हुए सिर को नीचे झुकाया। उसके माथे पर एक गोली का छेद दिखाई दे रहा था, जो खोपड़ी में गहराई तक समा गया था और एक भयानक घाव छोड़ गया था। उससे होकर हल्का खून बाहर टपक रहा था, लेकिन वह खून ताज़ा नहीं था। वह फीका, गाढ़ा था और उससे हल्की दुर्गंध आ रही थी। धत, ये राक्षस! केशव अपनी आंखें बड़ी करके चिल्लाया। तुम्हारी सचमुच मुझे गोली मारने की हिम्मत हुई? वांदहान ने अपने चेहरे पर एक ठंडी और डरावनी मुस्कान लाते हुए कहा। उस पल रोहित ने अपना हाथ केशव के आगे कर दिया। शांत हो जाओ, इस आदमी को मारना इतना आसान नहीं है। रोहित भाई, अगर हम दोनों मिलकर ताकत लगाएं तो हम निश्चित रूप से इस आदमी को खत्म कर सकते हैं, केशव ने कहा। वांदहान ने अपने सूट को ठीक किया और अपने सिर के घाव को पोंछने के लिए एक रुमाल निकाला। ऐसा नहीं है कि वह मुझे मार नहीं सकता, बल्कि वह डरता है कि अगर उसने कोई कदम उठाया तो यहाँ मौजूद हर कोई तुरंत मारा जाएगा। यहाँ तक कि घोस्ट आए। रोहित भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं बिना किसी प्रतिरोध के मर जाऊंगा, सही कहा न? वैसे आम लोगों की जान की सुरक्षा की इतनी परवाह करना तुम्हारे स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। उस गोली को हिसाब बराबर करना समझो। आज तुम्हारी पार्टी है, मैं तुम्हें सम्मान दे रहा हूँ। तुम्हारे जो भी मामले हों उन पर पार्टी के बाद चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे ज़्यादा इंतजार नहीं कराओगे। ये कहने के बाद वह पीछे मुड़कर देखे बिना चला गया और भीड़ के बीच अध्यक्ष खुर्शीद की तरफ बढ़ गया। इस बीच आसपास की टिमटिमाती लाइटें भी वापस सामान्य हो गईं और अभी अभी चली उस गोली के अलावा ऐसा लग रहा था मानो कुछ हुआ ही न हो। वह मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह जानता है। रोहित की नज़र थोड़ी बदल गई। उसने अभी अभी अपनी घोस्ट आई खोली थी, जो कि एक संकेत था। लेकिन तभी आसपास की लाइटें टिमटिमाईं, जिससे साफ था कि यह आदमी भी पर्यावरण को प्रभावित कर रहा था और उसके पास भी एक घोस्ट डोमेन था। अगर वे बिना सोचे समझे कदम उठाते तो दोनों घोस्ट डोमेन आपस में टकरा जाते। इसका मतलब ये था कि भले ही उसका अपना घोस्ट डोमेन दूसरे पर हावी हो जाता, लेकिन अगर वह आदमी एक सेकंड के लिए भी टिक जाता तो कई लोग मारे जाते। अगर वे लोग मरते जिन्हें वह नहीं जानता था तो रोहित पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ता, लेकिन पार्टी की भीड़ में श्रवण, कविता के पिता राजीव, उसकी सेक्रेटरी मानसी, सब मौजूद थे। वह इन लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने अपनी घोस्ट आई का इस्तेमाल बंद कर दिया। बेशक वांदहान ने भी हिंसा का सहारा न लेने का फैसला किया। यह आदमी आखिर है कौन? वह कहाँ से आया है? वह निश्चित रूप से मुख्यालय हेडक्वार्टर से नहीं है, रोहित ने विचार किया। छोड़ो फिर, तो मैं इसकी इस कुत्ते जैसी जिंदगी को बख्श देता हूँ। केशव ने अपनी बंदूक वापस रख ली। यह आदमी मुझसे भी ज्यादा घमंडी है, पक्का यहाँ मुसीबत खड़ी करने आया है। रोहित भाई, तुम उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा मत करना। मेरा अपना फैसला है, पार्टी चलती रहेगी, अभी के लिए उसे नज़रअंदाज करते हैं। वह बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाएगा। भले ही उसकी धारणाएं विकृत और भयानक हैं, लेकिन वह बहुत समझदार है। वह जानता है कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं। वह अलौकिक जगत के नए लोगों जैसा नहीं है। मैं उससे बाद में ठीक से बात करूंगा, रोहित ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ते हुए कहा। इस पल आलिया ने दबी हुई आवाज में कहा, रोहित, पहले के लिए शुक्रिया। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई अचानक मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया है। कोई बात नहीं, दुनिया ऐसी ही है, खतरे हमेशा आते रहते हैं। कुछ अलौकिक घटनाओं की तुलना में ये छोटी मोटी बहस कुछ भी नहीं है, रोहित ने अपनी घोस्ट आई बंद करते हुए शांति से कहा। केशव ने अफसोस जताते हुए कहा, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं वह गोली नहीं चलाता। कितना अच्छा होता अगर मैं उसे घुटने टेकने और कोवटो करने पर मजबूर कर देता, शायद उससे खुद को पापा भी कहलवा लेता।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रोहित ने उसे एक अजीब नज़र से देखा। क्या वह उसे घुटने टेकने पर मजबूर करने वाला था? भगवान के लिए, वह तो बस एक परीक्षा थी। ये देखने के लिए कि क्या वह आदमी सचमुच कोई कदम उठाने की हिम्मत करेगा। आखिरकार, अलौकिक जगत में रोहित एक भूत वश में करने वाले घोस्ट टैमक के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध था, और शायद ये बात उसे घुटने टेक कर भीख मांगने के लिए डराने के लिए काफ़ी होती। वांदहान कैसा रहा? दूसरी तरफ अध्यक्ष खुर्शीद ने पास आकर दबी हुई आवाज में पूछा। वांदहान ने बिल्कुल भावहीन चेहरे के साथ जवाब दिया, वह रोहित एक बेहद डरावना इंसान है। जिस पल उसने अपनी घोस्ट आई खोली, मुझे ऐसा लगा मानो मुझे किसी भयानक भूत ने अपना निशाना बना लिया हो, जैसे मैंने किसी जानलेवा नियम किलिंग रूल को सक्रिय कर दिया हो। मौत किसी भी समय आ सकती थी। अगर हम अभी लड़ पड़ते तो मुझे लगता है कि मैं 10 सेकंड भी नहीं टिक पाता। लेकिन वह सतर्क है, ऐसे मौके पर लड़ाई शुरू करने का इच्छुक नहीं है, इसलिए वह वास्तव में लापरवाह नहीं है। भविष्य में कभी भी ऐसे व्यक्ति को नाराज मत करना, वरना तुम्हारी लाश उठाने वाला मैं पहला इंसान हूँगा। ठीक है, ठीक है। अध्यक्ष खुर्शीद ने चौंक कर जल्दी जल्दी सिर हिलाया, उन्हें एक अकथनीय डर का एहसास हो रहा था। वांदहान एक तरफ चुपचाप बैठ गया और अपने माथे के घाव को पोंछने लगा। उसकी घबराहट अध्यक्ष खुर्शीद से भी कहीं ज्यादा थी। भले ही वह खुद को अलौकिक जगत की एक शीर्ष हस्ती मानता था, लेकिन रोहित के करीब आने के बाद ही उसे उस अचानक पैदा हुए भयानक दबाव का असली एहसास हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वह जीवित ही न हो, एक असली भूत से बिल्कुल भी अलग नहीं।